बाहर से छोटी सुरंग, अंदर से करोड़पति ससुराल। जंगल में एक छोटी सी सुरंग में गजेंद्र, कामिनी, विनोद और दीपिका बैठे थे। सबके सामने प्लेटों में सूखी रोटियां रखी थी। कामिनी एक कोने में बैठी एक पुरानी तस्वीर देख रही थी। ये भगवान, कैसी किस्मत लिख दी तूने हमारी। ये सूखी रोटियां गले से नीचे नहीं उतरती। शहर में दिन भर धक्के खाए पर कोई काम देने को राजी नहीं है। कपड़े फटे देखकर लोग दूर से भगा देते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कल का चूल्हा कैसे जलेगा। पापा, क्या रोज हमें बस यही खाना पड़ेगा? दीपिका, जो मिल रहा है उसे चुपचाप खा लो। बाबूजी वैसे ही परेशान है और तू अपने नखरे दिखा रही है। सुरंग के बाहर जंगल में दो लकड़हारे रामू और किशन लकड़ी काट रहे थे। तभी गजेंद्र सुरंग के बाहर आते हैं। अरे किशन, देखो जंगल के असली आदिवासी तो ये हैं। कैसे जानवरों की तरह गुफा में पड़े रहते हैं। अरे ओ गजेंद्र, तुम लोग नहाते धोते हो या नहीं? अरे रामू छोड़ ना, क्यों ना भिखारी के मुंह लग रहा है। गजेंद्र कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। अगले दिन धूप में गजेंद्र और विनोद लकड़ियां काट रहे थे। वहीं पास के एक छोटे से तालाब में कामिनी और दीपिका मछलियां पकड़ रही थी। शिट यार, मेरे नेल्स में पूरी कीचड़ भर गई। ये मछली है या नागिन, हाथ में ही नहीं आ रही। चुपचाप पकड़ ले महारानी। अगर आज ये 2 मछलियां नहीं मिली ना तो रात को हवा खाकर सोना पड़ेगा। कुछ समय बीत जाता है। सभी वापस सुरंग में लौटते हैं और मछली पकाकर खाते हैं। अगले दिन दोपहर को गजेंद्र और विनोद काम की तलाश में शहर में भटक रहे थे। कई जगह से ना सुनने के बाद वो एक बड़े होटल में काम मांगने गए। सेठ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया, कोई भी काम दे दो, हम कर लेंगे, बस थोड़ा सा पैसा दे देना। पैसे? अरे शक्ल देखिए अपनी, ऐसा लग रहा है जैसे गटर से निकल कर आए हो। चलो वो पीछे बर्तन का बाड़ लगा है, उन्हें साफ कर दो, कुछ पैसे दे दूंगा। विनोद और गजेंद्र दिन भर बर्तन मांजते हैं और फिर रात को काम खत्म करके जाने लगते हैं। सेठ जी, सारे बर्तन धो दिए, अब हमारी मजदूरी के पैसे दे दीजिए, हमें बहुत दूर जंगल में जाना है। कोई पैसे वैसे नहीं है, ये ले, कस्टमर का बचा हुआ झूठा खाना है, इसे खा लेना और अब दफा हो जाओ यहाँ से भिखारियों। पर सेठ जी, हमारी मेहनत। निकलो यहाँ से, वरना पुलिस बुलाकर चोरी के इल्जाम में अंदर करवा दूंगा। विनोद और गजेंद्र वहां वो खाना लेकर वहां से चले जाते हैं और अपनी सुरंग में पहुंचते हैं। आज मेरी किस्मत सच में मेरे मुंह पर हंस रही है। मेरे पति और मेरे बेटे को दिन भर मेहनत करने के बाद लोगों का झूठा खाना मिला। कोई बात नहीं माँ, गरीबी में नखरे नहीं चलते। तभी दीपिका पीछे रखे एक पुराने और गंदे थैले में से कुछ कपड़े निकाल रही होती है कि अचानक थैले में से एक चम्मच गिरती है जो कि दिखने में बिल्कुल सोने जैसी थी। अगली शाम विनोद शहर से काम करके लौट रहा था। तभी उसे एक कार दिखती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अरे कोई है अंदर, हेलो। कार के अंदर निहारिका बेहोश पड़ी थी। विनोद जल्दी से कार का दरवाजा खोलता है और निहारिका को बाहर निकालकर अपने साथ सुरंग में ले जाता है। माँ जल्दी आओ, दीपिका जल्दी से पानी लाओ, एक्सीडेंट हुआ है इसका। हे भगवान, ये कौन है बेटा? दीपिका, वो कोने में पिसी रखी हुई जड़ी बूटियां लेकर आ जल्दी। कामिनी और दीपिका निहारिका का जड़ी बूटियों से इलाज करती हैं। 1-2 दिन बाद निहारिका को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? ये कैसी डरावनी जगह है और तुम लोग कौन हो? मुझे मेरे घर जाना है। मेरे चाचा चाची मेरा वेट कर रहे होंगे। कहीं तुम लोगों ने मुझे किडनैप तो नहीं किया? रिलैक्स, किसी ने किडनैप नहीं किया है आपको। 2 दिन पहले जंगल के रास्ते पर आपकी कार का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। मैं आपको वहां से निकाल कर यहाँ लाया हूँ। घबरा मत बेटी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन लुटेरे नहीं। हमने जड़ी बूटियां लगाकर तो तेरा इलाज किया है। तू 2 दिन से बेहोश थी। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत डर गई थी। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे हैं, पर मुझे अब जाना होगा। मेरे चाचा चाची टेंशन से पागल हो रहे होंगे। निहारिका सुरंग से बाहर आती है। उसके बाद विनोद भी बाहर आता है। तभी वहां उसके चाचा उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। चाचा जी, चाची, थैंक गॉड आप लोग आ गए। बस वहीं खड़ी रह, हमारे पास आने की जरूरत नहीं। 2 दिन और 2 रात से घर से गायब है तू, और अब यहाँ इस जंगल में इस अनजान लड़के के साथ खड़ी है। चाची, ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी कार। अरे कार गई भाड़ में, तूने हमारी नाक कटवा दी। इस समाज में, मोहल्ले में 4 लोग क्या कहेंगे कि हमारी भतीजी 2 रात तक इस भिखारी लड़के के साथ एक गुफा में थी। क्या क्या गोल खिलाए होंगे तूने यहाँ, ये हम अच्छे से समझ रहे हैं। चाचा जी प्लीज, आप मुझे गलत समझ रहे, मेरी बात तो सुनिए। अरे चुप कर, ये टीवी सीरियल वाली कहानी हमें मत सुना।
तभी गजेंद्र और कामिनी सुरंग के बाहर आते हैं। अरे साहब जी, बच्ची सच कह रही है, ये 2 दिन से बेहोश हालत में थी, आज ही इसे होश आया है। ए भिखारी, तू मुझे मत सिखा। और तू कान खोल कर सुन ले, अब तू हमारे घर वापस नहीं आएगी। अगर तुझे साथ ले गए ना तो लोग हम पर थूकेंगे। वैसे भी तू हमारे सिर पर एक बोझ ही थी। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने तुझसे छुटकारा तो मिला। किशोर और सीमा ये कहकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निहारिका जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। आप रोइए मत, वो फिल्मों में एक डायलॉग है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। आज से हम ही तुम्हारा परिवार है। पर मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मैं तो आप लोगों पर बोझ बन जाऊंगी। अरे कैसा बोझ, ये छोटी सी सुरंग है, इसी में तुम भी एडजस्ट कर लेना। हम लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, जो रूखा सूखा हम खाएंगे उसी में तुम्हें खिला देंगे, पर तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने देंगे। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। निहारिका एक चटाई पर लेटी थी, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। ओह शिट, कहाँ मैं अपने रूम में एसी चलाकर गद्दे पर सोती थी और कहाँ ये उबड़ खाबड़ जमीन और ये चुभने वाली चटाई पर मुझे सोना पड़ रहा है। सीरियसली लाइफ ने मेरा एकदम मोए मोए कर दिया है। पर अब कर भी क्या सकती हूँ, चाचा चाची ने तो मुझे कचरी की तरह निकाल फेंका। अब जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता तब तक मुझे यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अगली सुबह विनोद अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। निहारिका भी जल्दी से उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगती है। लाओ कुल्हाड़ी मुझे दो, मैं भी लकड़ी काटूंगी। मैं यहाँ फ्री की रोटियां नहीं तोड़ने वाली। अरे रहने दो मैडम, ये कोई लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं है जो तुम अपनी आसानी से चला लोगी, चोट लग जाएगी। अरे लाओ भी, मुझे सब आता है। निहारिका विनोद से कुल्हाड़ी लेकर कुल्हाड़ी को एक लकड़ी पर मारती है, लेकिन कुल्हाड़ी फिसलकर निहारिका के हाथ में लग जाती है और उसे चोट लग जाती है। मम्मा बहुत तेज दर्द हो रहा है, खून आ गया। अरे कहा था ना मैंने, तुम लोग एकदम फूलों जैसी नाजुक होती हो, तुमसे ये सब मेहनत वाला काम नहीं होगा, रुको जरा। विनोद जल्दी से पास से एक पेड़ की पत्ती तोड़ता है और निहारिका के घाव पर लगा देता है। माना कि मैंने ये सब कभी नहीं किया, लेकिन अब जब किस्मत ने यहाँ लाकर पटक ही दिया है तो मुझे इस दर्द और मेहनत की आदत डालनी पड़ेगी। रात का समय हो जाता है। सुरंग में सभी बैठकर खाना खा रहे थे। सभी की थाली में थोड़ा थोड़ा खाना रखा हुआ था। निहारिका ने अपना खाना खत्म कर लिया था। शिट यार, मेरा तो पेट ही नहीं भरा, पर अब मैं और कैसे मांगू? इनके पास तो खुद खाने को इतना कम है। विनोद निहारिका को देख रहा था और वो उसके मन में चल रही बात को समझ गया था। मेरा तो पेट भर गया, आज लकड़ियां काटते वक्त जंगल में बहुत सारे मीठे फल मिल गए थे, मैंने वही दबाकर खा लिए। विनोद अपने हिस्से का खाना निहारिका को दे देता है। ये लो, ये तुम खा लो। थैंक यू विनोद, तुम सच में बहुत अच्छे हो। कुछ समय बीत जाता है। निहारिका सुरंग के बाहर खड़ी थी और बहुत दुखी थी। तभी विनोद उसके पास आता है। अरे क्या बात है मैडम, ऐसे देवदास वाली शक्ल बनाकर क्यों खड़ी हो? कहीं चांद को देखकर अपने उस एसी वाले रूम को तो मिस नहीं कर रही? नहीं, बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। अरे नींद कैसे आएगी, यहाँ कोई अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग थोड़े बज रहे हैं। वैसे तुम्हारी शक्ल इस वक्त बिल्कुल अर्जुन कपूर की तरह लग रही है, जिसे देखकर समझ ही नहीं आता कि वो हंस रहा है या रो रहा है। शट अप विनोद, तुम बहुत मजाक करते हो। निहारिका और विनोद दोनों बातें करने लगते हैं। सुरंग के अंदर खड़े कामिनी और गजेंद्र उन्हें देख रहे थे। देख रहे हो जी, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। बेचारी जब से आई थी आज पहली बार इतना खुलकर हंसी है। अगले दिन रात को पूरी फैमिली साथ बैठकर खाना खा रही थी। पता है, इस सूखी रोटी को खाकर मुझे आज सुशी की बहुत याद आ रही है। मेरी फेवरेट डिश थी वो। हाँ, सुशी एकदम मस्त होती है, मैं तो उसे रोज खा सकती हूँ। दीपिका, तुमने सुशी खाई है? सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि सुशी बहुत महंगी आती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलती है। अरे बेटा, वो एक दिन हम सब शहर गए थे काम ढूंढने, तो वहाँ एक बहुत बड़े और अमीर सेठ की गाड़ी खराब हो गई थी। विनोद ने उसकी गाड़ी धक्का लगाकर स्टार्ट की तो उस सेठ ने खुश होकर हमें एक बड़े होटल से वो क्या कहते हैं, वो सुशी खिलवाई थी। वरना हम गरीबों के पास कहाँ इतने पैसे रखे हैं जो हम वो सब खा पाए। हम कोई करोड़पति थोड़े ही हैं। ओह अच्छा। अगली सुबह है। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी नदी के किनारे विनोद और निहारिका मछली पकड़ने आए थे। विनोद मछली पकड़ रहा था, तभी एक सांप उसे काट लेता है। सांप ने काट लिया मुझे। विनोद क्या हुआ? ओ माय गॉड, ये तो सांप का काटा हुआ निशान है। निहारिका, अब मैं नहीं बचूंगा। जहर फैल रहा है मेरे मरने के बाद। मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, उनका तुम ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ। शट अप विनोद,
टीवी सीरियल वाला ड्रामा मत करो। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, अब चुपचाप लेट जाओ। निहारिका आसपास की झाड़ियों में कुछ ढूंढने लगती है और फिर वो एक जड़ी बूटी ढूंढ कर लाती है और जल्दी से उसे विनोद को देती है और कुछ ही देर में विनोद ठीक हो जाता है। अरे मेरा दर्द एकदम से गायब कैसे हो गया? वो तुमने मुझे क्या पिलाया था और तुम्हें इन जड़ी बूटियों के बारे में कैसे पता? मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट थी विनोद। मुझे मेडिसिन में करियर बनाना था और मुझे इन पौधों की बहुत अच्छी नॉलेज थी, लेकिन चाचा चाची ने मुझे आगे पढ़ने ही नहीं दिया। खैर छोड़ो, तुम ठीक हो ना? तुम सच में बहुत स्पेशल हो निहारिका। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। रात हो जाती है, सब सो चुके थे, बस कामिनी, गजेंद्र और विनोद जाग रहे थे। बाबूजी, मुझे निहारिका बहुत पसंद है। उसने आज मेरी जान बचाई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दिमाग खराब हो गया है तेरा। एक अनजान लड़की जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, कल को अगर इसने हमारे घर का राज बाहर किसी को बता दिया तो क्या होगा? तेरी माँ सही कह रही है बेटा, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। बाबूजी, मैंने उसे अपना वो राज बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। वो बहुत अच्छी और समझदार लड़की है, प्लीज मान जाइए ना। ठीक है, अब जब तेरी जिद ही है तो हम क्या कर सकते हैं। कर ले उससे शादी, कल सुबह ही पूछ लेना उससे। अगली सुबह विनोद निहारिका की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जंगल में ले जाता है। विनोद, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अगर मैं गिरी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे बस पहुंच गए मेरी झांसी की रानी। विनोद निहारिका की आंखों से पट्टी हटाता है। सामने एक बहुत खूबसूरत झरना था जिसे देखकर निहारिका बहुत खुश हो जाती है। निहारिका, मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा घर और एक छोटा सा परिवार है, लेकिन मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। क्या तुम इस गरीब विनोद की हमसफर बनोगी? विल यू मैरी मी? सच में विनोद, तुम सबसे अच्छे हो। तुमने मुझे एक सेफ स्पेस दिया है और एक परिवार दिया जो कभी मेरे पास नहीं था। मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। कुछ दिनों बाद पास के एक छोटे से मंदिर में विनोद और निहारिका की शादी हो जाती है। फिर उसका सुरंग में गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश के बाद सारा परिवार एक साथ बैठा था। आज से ये गरीब का घर ही तेरा ससुराल है निहारिका। बहू, अब तो तू इस घर की बहू बन गई है, पर सच कहूँ तो हमें बहुत शर्म आ रही है। हमारे पास तुझे देने के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है। हमारे पास अच्छा काम धंधा भी नहीं है। जो रूखा सूखा थोड़ा बहुत मिलता है वही खाकर गुजारा करते हैं। अब तुझे इस घर को अपने हिसाब से संभालना है। पापा जी, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। मेरे चाचा चाची ने तो मुझे कचरे की तरह निकाल दिया था, पर आप लोगों ने मुझे अपनाया। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, ये मेरा वादा है। अगली सुबह सब सो रहे थे, लेकिन निहारिका जाग गई थी और वो जंगल में जाकर लकड़ियां काट रही थी। कम ऑन निहारिका, तू कर सकती। चाचा चाची ने तुझे नाजुक कहा था ना, अब तो उन्हें दिखा दे कि तू खतरों के खिलाड़ी की विनर से कम नहीं है। निहारिका लकड़ियां काटकर वापस सुरंग में लौट आती है और वो फिर नदी किनारे मछली पकड़ने जाती है और मछली पकड़कर वापस सुरंग में आती है। और फिर निहारिका सुरंग में बने हुए टूटे चूल्हे को ठीक करके उस पर मछलियां पकाना शुरू कर देती है। सीरियसली भाभी, आप सुबह सुबह उठकर लकड़ियां भी ले आई और मछली भी पका ली। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। निहारिका, सच में तुमने कमाल कर दिया। पूरा परिवार निहारिका की इतनी मेहनत से घर संभालते देखकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ समय बाद दोपहर को निहारिका जंगल से लाल मिट्टी और कुछ जंगली फूल लेकर आती है और सुरंग को सजाना शुरू कर देती है। निहारिका लकड़ियों से घर के लिए टेबल कुर्सियां भी बनाती है। बहू ने तो इस खंडहर को स्वर्ग बना दिया, पर ऐसे काम नहीं चलेगा। कल हमें शहर जाकर कुछ काम ढूंढना ही पड़ेगा, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ठीक है पापा जी, कल से मैं भी आप लोगों के साथ शहर चलूंगी। मैं भी काम करूंगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी ये काम करने। अगर हालात सुधारने हैं तो हमें मिलकर काम करना होगा। अगले दिन गजेंद्र, विनोद और निहारिका अलग अलग होकर शहर में काम ढूंढने जाते हैं। निहारिका को एक बड़े होटल में वेटर का काम मिल जाता है और वो वेटर का काम करने लगती है। What is this? ये खाना इतना ठंडा क्यों है? इतनी लेट सर्विस? तुम लोगों को अकल नहीं है क्या काम करने की? आई एम सो सॉरी सर। शक्ल से ही कोई अनपढ़ और गंवार लग रही है। ये लो 100 रुपए की टिप और जाकर पहले अपना काम ठीक से सीख लो। कंट्रोल निहारिका, कंट्रोल। इन लोगों की बदतमीजी का जवाब देने से घर नहीं चलेगा। निहारिका वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद निहारिका फिर से टेबल के ऊपर खाना सर्व करने आती है। तभी उसे एक टेबल पर उसके चाचा चाची बैठे हुए मिल जाते हैं। अरे ओ जी, सुनिए जरा, देखिए तो सही, कल तक जो हमारे घर की राजकुमारी थी आज वो लोगों की झूठी प्लेटें उठा रही है। देखा निहारिका, यही तेरी असली औकात है। आज यहाँ वेटर का काम कर रही है, कहीं कल को चौराहे पर बैठकर भीख मांगना न पड़े।
चाची जी, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। कम से कम मैं आप जैसे लालची लोगों से अलग होकर अब अपनी जिंदगी खुलकर जी रही हूँ। और रही बात काम की, तो मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। जुबान बहुत चल रही है तेरी। जुबान नहीं, सच बोल रही हूँ। मैं यहाँ अपनी मेहनत का पैसा कमा रही हूँ, किसी की चोरी नहीं कर रही। और चाचा जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप अपनी उस कंपनी में कितना बड़ा फ्रॉड करते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइएगा। निहारिका गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय हो गया था। सुरंग के अंदर सभी सो रहे थे। तभी निहारिका को बहुत जोरों की प्यास लगती है। वो उठकर मटके के पास पानी पीने जाती है। तभी निहारिका से मटका जमीन पर गिर जाता है। ओ शिट, मटका तो गया। अब सुबह सुबह मुझे डांट पड़ेगी। निहारिका नीचे देखती है और हैरान रह जाती है क्योंकि मटका टूटा ही नहीं था। व्हाट, ये किस टाइप का मटका है? गिरकर भी नहीं टूटा। निहारिका मटके को बहुत ध्यान से देखती है। गिरने की वजह से मटके के ऊपर लगा हुआ लाल मिट्टी का पेंट थोड़ा छूट गया था और उसके नीचे से एकदम चमचमाता हुआ सिल्वर कलर नजर आ रहा था। ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये तो चांदी का मटका लग रहा है। और अगर इसके ऊपर से ये लाल मिट्टी का पेंट क्यों किया गया है? क्या हुआ निहारिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विनोद, ये मटका तो मुझे चांदी का लग रहा है और इसके ऊपर से ये लाल मिट्टी का पेंट किया गया है। ये सब क्या है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चांदी का मटका और हमारे पास तुम्हें नींद में इल्यूशन हो रहा है। वो बस थोड़ा मजबूत मिट्टी का मटका है। तुम फालतू में दिमाग मत लगाओ और चुपचाप से सो जाओ। विनोद जल्दी से मटका उठाकर साइड में रखता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन घर के सभी लोग काम पर गए हुए थे। निहारिका सुरंग की सफाई कर रही थी। तभी उसे एक थैला मिलता है। पता नहीं इस थैले में क्या कबाड़ भरा है। निहारिका थैले का सामान बाहर निकालती है। थैले में से कुछ कपड़े निकलते हैं और साथ में एक चमचमाती हुई चम्मच निकलती है। ये तो प्योर गोल्ड की चम्मच लग रही है। तभी निहारिका की नजर एक पुरानी तस्वीर पर जाती है। तस्वीर में एक बहुत ही हैंडसम और अमीर सा दिखने वाला लड़का सूट पहने खड़ा था। ये लड़का कौन है? इसकी शक्ल तो विनोद से मिलती जुलती है। ये तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? कल रात को वो ना टूटने वाली चांदी का मटका और अब ये सोने की चम्मच। कहीं मेरे ससुराल वाले कोई सीक्रेट तो नहीं छुपा रहे, या फिर मैं सीआईडी के एपिसोड कुछ ज्यादा ही देखने लगी हूँ। हो सकता है ये पीतल की चम्मच हो जो बस चमक रही है। रात का समय हो जाता है। सारा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। बेटा निहारिका, हमने जिंदगी में जो गरीबी और बेइज्जती देखी है ना, वो कोई दुश्मन भी ना देखे। ये छोटी सी गुफा कैसे मिली, ये सिर्फ हम जानते हैं। हाँ बहू, हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कांटे ही। भगवान ऐसा स्ट्रगल किसी को ना दे। शिट यार, मैं कितनी घटिया हूँ। ये लोग बेचारे इतने लाचार हैं और मैं इन पर शक कर रही थी। रात का वक्त था, सब सो चुके थे। तभी निहारिका की अचानक नींद खुलती है। वो देखती है कि दीपिका अपनी जगह पर नहीं है। वो बाहर आती है। बाहर दीपिका किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसके हाथ में एक बहुत ही महंगा फोन था जिस पर गोल्डन कवर चढ़ा था। दीपिका, इतनी रात को किससे बातें कर रही हो? और तुम्हारे हाथ में ये इतना महंगा गोल्डन कवर वाला फोन कहाँ से आया? फोन? कौन सा फोन भाभी? मैं अंधी नहीं हूँ दीपिका, मैंने अभी तुम्हारे हाथ में फोन देखा है। अरे वो भाभी, चांद की रोशनी थी। चांद की रोशनी सीधा मेरे हाथ पर पड़ रही थी ना, तो वो इतना शाइनी शाइनी सा इल्यूशन क्रिएट हो गया। चांद की रोशनी? इसने क्या मुझे पागल समझ रखा है? ओह अच्छा, हाँ मुझे ही गलतफहमी हो गई होगी। निहारिका ये बोलकर वापस सुरंग के अंदर चली जाती है। अगले दिन निहारिका होटल में वेटर का काम कर रही थी। तभी होटल का मालिक सुरेश उसे एक पार्सल देता है। ओए निहारिका, ये पार्सल हमारे दूसरे वाले नए वीआईपी होटल में देकर आ, जल्दी जाना। निहारिका पार्सल लेकर उस वीआईपी होटल में पहुंचती है। होटल बहुत बड़ा था। हर टेबल पर खाना सोने और चांदी के बर्तनों में सर्व किया जा रहा था। ओह माय गॉड, ये जगह है या कोई राजमहल? यहाँ तो एक प्लेट खाने की कीमत मेरी पूरी जिंदगी की सैलरी से ज्यादा होगी। मेरी तो यहाँ खड़े होने की भी औकात नहीं लग रही। निहारिका जैसी काउंटर की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जहां 4 लोग बैठे थे और वो लोग कोई और नहीं बल्कि गजेंद्र, कामिनी, विनोद और दीपिका थे। एक्सक्यूज मी भैया, वो जो सामने वाली टेबल पर फैमिली बैठी है वो यहाँ कैसे आई? मैम, वो लोग हमारे इस होटल के सबसे रेगुलर और सबसे वीआईपी गेस्ट हैं। उनके लिए तो हमेशा ये कॉर्नर वाली टेबल बुक रहती है। निहारिका उन्हें गौर से देखती है। वो देखती है कि सभी ने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था। सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये इम्पॉसिबल है। मेरी सास के पास तो ढंग की चप्पल भी नहीं है। या तो इस दुनिया में सबके जुड़वा होते हैं या फिर मैं पूरी तरह से पागल हो चुकी हूँ। मुझे कुछ इल्यूजन हो रहा है पक्का। निहारिका चुपचाप पार्सल काउंटर पर रखती है और वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। सुरंग में सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आप लोगों को पता है, आज मैं सेठ जी के उस वीआईपी होटल में गई थी। वहाँ मैंने बिल्कुल आप लोगों जैसी एक फैमिली देखी।
मतलब डिट्टो आप लोगों की कॉपी। अरे क्या बात कर रही है बहू, हम और उस होटल में? बेटा हम पर तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम उस होटल के बाहर खड़े भी हो सके। हम थोड़े ही कोई करोड़पति हैं। अरे पापा जी रिलैक्स, मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। मुझे लगता है जब से मैं इस जंगल में आई हूँ मैंने कोई अजीब सी जंगली जड़ी बूटी खा ली है, जिससे मुझे ये सब इल्यूजन्स हो रहे हैं। रात के 2 बज रहे थे। निहारिका की अचानक नींद खुलती है। वो प्यास लगने पर उसी मटके के पास जाती है। पानी पीते वक्त उसकी नजर नीचे पड़े कुछ कागजों पर पड़ती है। ये कचरा यहाँ किसने फेंका? निहारिका उस कागज को उठाती है। ये तो एसी वीआईपी होटल का बिल है और डेट भी आज की है। निहारिका उस बिल को अपने पास रखती है और सोने चली जाती है। तो जो मैंने देखा वो कोई इल्यूजन नहीं था, वो सच था। मेरे ये सीधे साधे बेचारे ससुराल वाले उस होटल में गए थे, लेकिन कैसे? इनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि ये 2 वक्त का सही से खाना खा सके। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दोपहर का समय था। सारे घर वाले काम पर लगे हुए थे। निहारिका अकेली थी। वो साफ सफाई करते हुए ऊपर की तरफ देखती है, जहाँ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी है। उस पर कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे। ये ऊपर वाला कोना तो एकदम भूल भुलैया का सेट लग रहा है। आज इसे भी चमका ही देती हूँ। निहारिका एक कुर्सी के ऊपर चढ़ती है और वो सारे बर्तन एक एक करके नीचे उतार लेती है। फिर वो एक गीला कपड़ा लेकर उन बर्तनों को साफ करने लग जाती है। जैसे ही वो एक बर्तन को साफ करती है उसके ऊपर का लाल मिट्टी वाला पेंट पानी के साथ छूटने लगता है। ये क्या है? ये पीला पीला क्यों चमक रहा है? निहारिका उस बर्तन को और अच्छे से साफ करती है। निहारिका साफ होने के बाद उसे बर्तन को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो बर्तन सोने की तरह चमक रहा था। ये तो प्योर गोल्ड लग रहा है और ये बाकी बर्तन भी सोने के लग रहे हैं। इन पर जानबूझकर मिट्टी का लेप लगाया है ताकि ये कबाड़ लगे, लेकिन इन लोगों के पास इतने महंगे बर्तन कहाँ से आए? क्या चोरी की है इन्होंने? निहारिका एक बर्तन अपने बैग में छुपा लेती है और बाकी बर्तनों पर वापस थोड़ी मिट्टी लगाकर उसे उसी अलमारी पर रख देती है। शाम के समय निहारिका शहर के सुनार के पास जाती है और उसे वो बर्तन दिखाती है। अरे मैडम ये तो एकदम प्योर गोल्ड है। बहुत महंगे आते हैं इस तरह के बर्तन, कोई खरीद नहीं पाता। जो करोड़पति होता है वही खरीद पाता है इनको। निहारिका दुकान से बाहर चली जाती है। तो मुझे कोई इल्यूजन नहीं हो रहा था। वो ना टूटने वाला सिल्वर मटका, वो थैले वाली गोल्डन चम्मच, दीपिका के हाथ में वो शाइनी गोल्डन कवर वाला फोन, वो वीआईपी होटल का बिल, और अब ये प्योर गोल्ड का बर्तन। ये पूरी की पूरी फैमिली मेरे साथ गेम खेल रही है। ये लोग कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहे हैं। मैं ये राज बाहर निकाल कर ही रहूंगी। उधर सुरंग में गजेंद्र, कामिनी, दीपिका सभी एक साथ बैठे हुए थे। मैं तो पहले ही कह रही थी विनोद, ये तेरी बीवी कमर सीआईडी की दया ज्यादा लग रही है मुझे। जब देखो इस खंडहर में कुछ न कुछ ढूंढती रहती। मुझे तो इसका बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ही इसे हम पर जासूसी करने के लिए भेजा हो। बाबूजी आप लोग पागल हो गए हैं क्या? वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। उसने तो मेरी जान बचाई थी, वो क्यों जासूसी करेगी हमारी? मुझे कुछ नहीं पता, बस एक बात याद रखो सब, कि हम उसे अपना राज बिल्कुल नहीं बताएंगे। अगली सुबह गजेंद्र, कामिनी और विनोद अपने वही गंदे और फटे हुए कपड़े पहनकर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी निहारिका उनके पास आती है। एक बात पूछूं आप लोगों से, आप लोग सच में गरीब हैं या बस गरीब गरीब खेल रहे हैं? क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो आप लोगों की इस गरीबी से अंबानी वाली वाइब आ रही है। ये भगवान उठा ले मुझे, अब इस घर की बहू हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएगी। हमारे फटे कपड़े देखकर तुझे हम अंबानी लग रहे हैं? तेरे मायके में यही सिखाया है? क्या बकवास कर रही है तू निहारिका? तुझे दिखता नहीं है हम दाने दाने को मोहताज हैं। रात दिन मजदूरी करके तेरी और इस घर की भूख मिटा रहे हैं, और तुझे हमारी लाचारी में कोई नाटक दिख रहा है। निहारिका मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबूजी चलो, हमें लेट हो रहा है। तभी वहां से वो लोग चले जाते हैं। बस निहारिका अकेली वहां रह जाती है। मैं क्या कोई बेवकूफ हूँ? सबके सब झूठ बोल रहे हैं मुझसे। घर में प्योर सोने चांदी के बर्तन छुपा रखे हैं। उस दिन उस वीआईपी होटल में महाराजाओं की तरह खाना खा रहे थे और यहाँ मेरे सामने आकर सूखी रोटी चबाने का नाटक करते हैं। निहारिका को इतना गुस्सा आता है कि वो सुरंग की कच्ची और ऊबड़ खाबड़ दीवार पर जोर से अपनी लात मारती है। क्या राज छुपा रखा है तुम लोगों ने? तभी उस दीवार में एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। निहारिका डरते डरते अंदर जाती है। अंदर का नजारा देखकर निहारिका हैरान रह जाती है। अंदर एक बहुत लग्जरी घर था। छत पर सोने का झूमर लटक रहा था और सामने एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल थी जिस पर सोने चांदी के बर्तन रखे हुए थे। हॉल में एक बहुत बड़ी तस्वीर भी लगी हुई थी जिसमें विनोद की तरह दिखने वाला लड़का था। ओह माय गॉड, ये मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ क्या? ये दरवाजे के पीछे इतना बड़ा आलीशान महल, ये चल क्या रहा है भाई?
तभी सीढ़ियों से कामिनी, गजेंद्र, विनोद और दीपिका उतरते हुए नीचे आते हैं। चारों एकदम बदल चुके थे। कामिनी ने बहुत महंगी साड़ी पहनी थी और बहुत ज्वेलरी पहनी हुई थी। दीपिका ने एक मॉडर्न ड्रेस पहनी थी और गजेंद्र और विनोद ने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनको देखकर पहचानना मुश्किल था। सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। वाह, तो ये है आप लोगों की वो मजदूरी। आप लोग तो काम पर गए थे ना, फिर यहाँ इस महल में ये डिजाइनर कपड़े पहनकर क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ? कोई मुझे बताएगा? सभी निहारिका को देखकर हैरान रह जाते हैं। सभी जल्दी से निहारिका के पास आते हैं। शांत हो जा बेटा, तूने जो देखा वो सच है। और ये इनकी फोटो मैंने सुरंग में भी देखी थी। कौन है ये? मुझे सब बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। बेटा, यह हमारा असली घर है। हम दुनिया से छुप कर यहाँ रहते हैं। एक दरवाजा उस सुरंग में खुलता है और एक सीक्रेट दरवाजा पीछे की साइड जंगल में है, जहाँ से हम अभी यहाँ आए हैं। पर क्यों ये लुका छिपी? क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए। क्योंकि बहू, इस पैसे ने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया था। तू पूछ रही थी ना ये तस्वीर में कौन है? यह हमारा बड़ा बेटा विक्रम था, विनोद का बड़ा भाई। हम शुरू से ही शहर के बहुत अमीर लोग थे। हमारा विक्रम बहुत सीधा था। उसने एक लड़की से लव मैरिज की थी जिसका नाम रिया था। वो लड़की नहीं, चुड़ैल थी। उसे विक्रम से नहीं, हमारे पैसे से प्यार था। घर में आते ही उसने तमाशे शुरू कर दिए। फालतू पैसा उड़ाती थी, हमारे ही नौकरों और हमसे बदतमीजी करती थी। पैसों के घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। फिर एक दिन मार्केट में हमारे कुछ दुश्मनों ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि हमारा बिजनेस डूब गया है, हम गरीब हो गए हैं और हम पर करोड़ों का कर्जा हो गया है। निहारिका, जिस दिन वो खबर अखबार में छपी, उसी शाम रिया मेरे भाई को छोड़कर अपने किसी अमीर एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। मेरा विक्रम ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसी रात खुद को खत्म कर लिया और वो हमें छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद उस चुड़ैल रिया को पता चला कि हमारा पैसा नहीं डूबा और हम अभी भी करोड़पति हैं, तो वो वापस आ गई। उसने हम पर गंदे गंदे पुलिस केस कर दिए। हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश की। तब हमें समझ आया बहू कि ये ज्यादा पैसा अच्छा नहीं है। ज्यादा पैसा वो श्राप है जो सब कुछ खत्म कर देता है। जैसे तैसे हमने उस रिया से अपना पीछा छुड़वाया और फिर उस दिन हमने कसम खा ली कि हम दुनिया की नजरों में सच में गरीब हो जाएंगे। हमारा दुनिया पर से भरोसा उठ गया था, इसलिए हमने ये सीक्रेट घर बनवाया और बाहर उस सुरंग में भिखारियों की जिंदगी जीने लगे। निहारिका ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। आई एम सो सॉरी। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पता था, पर आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें डर था बेटा। हम विनोद को फिर से किसी लालची लड़की के हाथ में नहीं सौंपना चाहते थे। हमें लगा शायद तू भी शहर की है, रिया की तरह होगी और आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी, इसीलिए हमने तुझे ये सच नहीं बताया। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो अच्छे इंसान को भी बुरा बना देता है। पर तुमने हमें गलत साबित कर दिया निहारिका। तुमने उस सुरंग को ही अपना घर मान लिया और तुमने वहां रहने के लिए स्ट्रगल किया। होटल में झूठे बर्तन उठाए पर शिकायत नहीं की। हमें पता चल गया कि तुम पैसों से नहीं, परिवार से प्यार करती हो। और वो रिया आज भी हमें ढूंढ रही है लूटने के लिए, पर उसे लगता है कि हम सच में सड़क पर आ गए हैं, इसीलिए वो हमसे अभी दूर है। इसलिए हमें इस तरह से रहना पड़ता है बहू, और अब तुझे भी ऐसे ही करना होगा। तुझे बाहर गरीब होने का नाटक करना है और अंदर तो हम फिर हैं ही करोड़पति। हाँ भाभी, आप अच्छे से एक्टिंग करना गरीब होने की। कुछ समय बीत जाता है। आज विनोद और निहारिका की फर्स्ट एनिवर्सरी थी। सुबह के 10 बज रहे थे। एक बहुत ही लग्जरी और बड़े बेडरूम में एसी चल रहा था और निहारिका उस एक बेड पर आराम से सो रही थी। वाह, ये होती है लाइफ। गुफा की चटाई से सीधे इस जन्नत में। नीचे हॉल में बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन हुई थी। डाइनिंग टेबल पर सोने और चांदी के बर्तनों में बहुत सारा खाना रखा हुआ था। तभी निहारिका सीढ़ियों से नीचे आती है। निहारिका ने एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनी थी और उसने साथ में बहुत अच्छी ज्वेलरी भी पहनी थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। Oh my God, भाभी, you are so beautiful, so elegant, just looking like a wow। भाभी, आज तो आप सच में बॉलीवुड की एक्ट्रेस लग रही हो। काला टीका लगा लो बहू को। मेरी बच्ची आज सच में इस घर की लक्ष्मी लग रही है। कहीं किसी की नजर ना लग जाए इसे। प्लान क्या है पापा जी? पहले हम खाना खाएंगे, फिर शाम को बाहर जाएंगे और सभी को दिखाएंगे कि हमारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। शहर में जाकर थोड़ा बहुत कुछ काम करेंगे और फिर शाम को आकर एक बढ़िया मस्त पार्टी करेंगे। अरे बिल्कुल, दुनिया के लिए हम वो KGF वाले बेचारे मजदूर हैं और इस घर में अंदर हम सीधे अंबानी हैं। तुमसे बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं है विनोद, पर मुझे ये डबल जिंदगी अच्छी लग रही है और इसी में हम सबकी भलाई भी है। कुछ समय बाद शाम को घर में पार्टी मनाई जाती है। सभी घर वालों पार्टी को एंजॉय करते हैं और फिर विनोद और दीपिका अपनी एनिवर्सरी का केक काटते हैं। सभी बहुत खुश थे और सभी हंस रहे थे। हैप्पी एनिवर्सरी गाइस।
सभी बहुत खुश थे। एनिवर्सरी मनाने के बाद सभी एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर सोने और चांदी के बर्तनों में अच्छा खाना खाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं।